नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो खास कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे साथ है भूपेंद्र पुनिया जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और आज जो राजनीतिक मुद्दे हैं देश में, जो वर्तमान जो स्थिति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप भी अपने निष्पक्ष सवाल पूछ सकते हैं। तो नमस्कार पुनिया जी। नमस्कार संदीप जी। तो पुनिया जी, जो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आए हैं, तो हमारे पास जो दर्शक जो सवाल भेजते हैं उसके हिसाब से हम सवाल पूछेंगे और हमने लाइव भी जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो विवाद इस पे चल रहा है, कुछ लोग इसके फेवर में अपनी बात रख रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में कह रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है सर? संदीप जी, कश्मीर जो वाला मामला है, कश्मीर फाइल्स तो एक मूवी है। कश्मीरियों के साथ 1990 में जो बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए और सभी कश्मीरियों पे हुए, घाटी में जो थे, और आज लगभग 90 के बाद 30 साल हो गए। बहुत संवेदनशील इशू था। किस सरकार ने किस दौरान क्या किया, कुछ किया भी है, ऐसा भी नहीं है कि भी एक सिरे से आप नकार दोगे। कश्मीरीज के लिए पेंशन, कश्मीरीज के लिए अलॉटमेंट कहीं कहीं अलग अलग शहरों में, लेकिन जितना किया जाना चाहिए था वो नहीं किया। और हम एक बहुत संवेदनशील, जिसमें भगाया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा या और दूसरे सभी लोगों को मारा जा रहा है, उस चीज़ को हम फिल्म बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, लोग देखें, ठीक बात है। उसमें कुछ गलत तथ्य भी हो सकते हैं, ठीक तथ्य भी हो सकते हैं। वो एक चर्चा का, क्रिटिक्स के लिए चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन आप एक फिल्म को सरकारों द्वारा या विभिन्न पार्टियों द्वारा किसी तरह के समर्थन में प्रमोट करना या उसको एक राजनीतिक एजेंडा बना देना, ये तो कश्मीरियों के जख्म के साथ खिलवाड़ है। अगर भी करना चाहते हैं तो उनके लिए पुनरुत्थान की नीति लाएं। कि फिल्म बनी है, जो देखना चाहें देखें, प्रेज करना चाहे प्रेज करें। भाई उसमें कुछ किसी को थोड़ा बहुत जो जानकार हैं, जिन्होंने घाटी को देखा है या कश्मीरी लोगों के साथ उठते बैठते हैं या पढ़ा है जिन्होंने कश्मीर के बारे में, वो अपनी उसमें 4 आलोचना भी कर सकते हैं, 4 तथ्य भी बता सकते हैं, 4 समर्थन में भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये इतना बड़ा बवंडर मचा ना कश्मीर फिल्म में, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पिक्चर अच्छी 200 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 200 वो तो कश्मीर उसका उद्देश्य ही था। भाई फिल्म डायरेक्टर का क्या उद्देश्य था? भाई फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाता है, निर्माता फिल्म बनाता तो बिजनेस करने के लिए बनाता है। 200 करोड़ की फिल्म बिजनेस कर दी, हो सकता है 400 करोड़ की भी हो जाए। कोई भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। आप उसको राजनीतिक हथियार और राजनीतिक विवादों में क्यों घसीटना चाह रहे हैं? क्यों विभिन्न पार्टियों के लोग कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई वो कर रहा है, अन्यथा उसको वैसे किया जा रहा है। करने वाली चीज थी, कश्मीरियों को गले से लगाओ, कश्मीरियों के लिए कुछ करके दिखाए सरकारें, तो तब अच्छा लगता, दिल को सुकून मिलता कि भाई हम अपने देशवासियों के लिए, जो बेचारे बेघर हुए हैं, वहां से जान माल बचा के भागे, उनके लिए हमारी सरकारों ने कुछ किया है। तो कल अरविंद जी का जो बयान था, वो कह रहे थे कि अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है पिक्चर, तो यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हैं। वो ऐसी बयान देने की उनकी स्थिति क्यों आई? भाई आप कुछ भारतीय जनता पार्टी के मांग ये उठ रही थी कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए दिल्ली में, तो उसके मैं वगैरह भारतीय जनता पार्टी के कुछ उसमें टैक्स फ्री हुई है। वो टैक्स फ्री क्यों किया जाती है? 2 कारण होते हैं उसके। कि भी एक सामाजिक जन चेतना के मुद्दे पे कोई भी डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है और लगता है ये कमर्शियल फिल्म नहीं है और वो इतना बिजनेस नहीं कर पाएगी, लोगों का रुझान नहीं है उस समय, ताकि वो एक तो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए और एक उसके लागत भी निकल जाए। सुना ये 10 करोड़ की लगभग फिल्म बनी है, 10-12 करोड़ रुपए इसके लागत, 200 करोड़ इसने इनकम कर लिया है। तो टैक्स फ्री से क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरा, जब इन्होंने, अरविंद जी ने ठीक बोला, जब ये इतना बिजनेस कर चुके हैं और हम चाहते हैं या कोई भी सरकार चाहती है कि भाई घर घर तक पहुंचे, तो यूट्यूब में डालने में क्या दिक्कत है? इस पे दूसरा एग्जांपल, एक और फिल्म बनी है, जायसवाल कोई डायरेक्टर है, द शूद्र राइजिंग। 2-3 दिन से उससे बात चल रही थी, उसने कल यूट्यूब पे डाल दिया, लाखों लोग देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे कि 8 लाख व्यूज मिल चुके हैं, 8 लाख आ गए, 7 लाख आ गए, 10 लाख आ गए। भाई जो भी देखना चाह रहा है देख रहा है। आप किसी को
किसी भी व्यक्ति को, देखो भारत लोकतांत्रिक देश है, किसी की भी सरकार को या किसी भी मतलब प्रेस नहीं कर सकते। अब ये देखो ही देखो, ये ऐसा माहौल नहीं भाई, लोग समझदार हैं, उनको लगेगा कि हमें देखनी चाहिए तो लगे। आपने तो मतलब जैसे वो इवेंट नहीं हो जाता, हर चीज को जैसे इवेंट बनाने की आदत है, वो इवेंट मतलब जख्मों, लोगों के जख्मों को बेच के अपनी राजनीति करना मतलब ओछापन है। तो उनके दर्द से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई मतलब हम किसी राजनीति पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते इस फिल्म पे, मतलब किसी जख्मों से कोई लेना देना नहीं है किसी का। उस जख्मों को बेच के हमारी राजनीति कैसे चलेगी भविष्य में, इस चीज पे ज्यादा चर्चा है। हरियाणा में एक नेता कह रहे थे कि उसको भाई फ्री स्क्रीनिंग आप कर दीजिए। हाँ, तो उस पे भी फिर फ्री स्क्रीनिंग करने देते उसको पेट दर्द हो गया हमारे डायरेक्टर साहब को। अरे उन्होंने तो तुरंत ट्वीट किया खट्टर साहब को कि नहीं ये कानून के विरुद्ध, थिएटर में दिखाओ, पैसे में ही मर रहे हैं ना भाई, दोनों चीजें, डायरेक्टर पैसे कमा रहा है, कई पार्टियां राजनीति कर रही है इस पे। बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, उसको संवेदनशील रहने देते, और विवाद खाम खा का है, नहीं होना चाहिए। तो इस पे अन्य, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, कोई आपके सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी ये लाइव चर्चा है, और जब तक जो अन्य सवाल हैं उस पर भी आएंगे पुण्य जी। तो एक फिल्म, इसी फिल्म में मेरे एक फिल्म बनी थी 2002 के गुजरात दंगों पे ना, प्रजानिया, आज तक उसको दिखाने की परमिशन नहीं मिली। ऐसी सरकारों की क्या, राजनीतिक दलों क्या मजबूरी होती है, आजाद रहने दो ना भाई, फिल्म सिनेमा जगत को आजाद रहने दो। अलग अलग विचार आएंगे, अलग फिल्में आएंगी, जो देखना चाहेगा देखेगा। आप फिल्म वाले फिल्म की प्रमोशन करें, हम आप लोग थोड़ी ना फिल्म के प्रमोशन में पोस्टर लगाते फिरेंगे, या कहेंगे संदीप जी चलो, हाँ यार दोस्ती में बोल सकता है कि चलो देख के आते हैं कैसी मूवी है, ये भी देख सकते हैं, दूसरी भी देखता है। देखने से क्या होता है, आदमी देखता है कि हाँ क्या चीज़ ठीक दिखाई गई है, क्या चीज़ गलत दिखाई गई है। भाई हम देखेंगे नहीं तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, और अच्छी चीज़ कैसे पता चलेगी हमें। लेकिन उसका ढिंडोरा पीटना और उसको इस तरह प्रतिशत करना, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो ये ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी कोई भी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रही है, जख्मी तो खरीद रही है, उनके जख्मी तो बेच रही है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ लोगों की हमारे पास जो सवाल आए थे और कमेंट्स करे, तो वो कहते हैं कि जो पिक्चर का जो हिस्सा है, जैसे 200 करोड़ की कमाई है, तो वो कश्मीरी पंडित को भी जानी चाहिए। वो सर डिमांड ही तो है ये। जो अपना विवेक अग्निहोत्री, वो एक फिल्म दिखाने लगे, हमारे भाजपा के नेता हरियाणा में, आपने ही बोला, अरे फ्री स्क्रीनिंग कर रहे थे, उसी में उनको 100, 200, 400 टिकटों का उनका टैक्स नहीं आएगा, वो दर। अच्छा दूसरी बात, इसमें ये भी टैक्स फ्री किया भाई, फिल्म का टैक्स स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है। जहां जहां टैक्स फ्री हुआ जिन जिन राज्यों में, तो वो सेंटर का टैक्स क्यों नहीं फ्री हुआ? सेंटर को तो हर जगह टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो मतलब ये हर चीज में राजनीति निकालना ना अच्छी चीज नहीं है। चीजें है ना अलग अलग रहने, अलग अलग फील्ड की अलग अलग रहने दो। तो बाकी आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जब तक जो दूसरे सवाल मेरे पास आ रहे पुण्या जी, एक दिल्ली बजट का, आज दिल्ली का बजट आया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मनीष सिसोदिया का बजट आज डिप्टी सीएम और अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने पेश किया। जब 2013 में सरकार आई थी फर्स्ट टाइम, तो दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। आज जो बजट पेश किया है उन्होंने 22-23 का, वो किया है 75,000 करोड़ का, डबल से भी ज़्यादा 8 साल में। और दिल्ली वाले, जो दिल्ली वाले हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, कौन किस दल से संबंध रखता है या किसका समर्थक है, दिल्ली वाले जानते हैं कि भी 2013 से बिजली के रेट नहीं बढ़े, पानी फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट सब्सिडी है। कहीं भी जो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं 10% लोग, उनके बिजली के रेट नहीं बढ़े। कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं हुई, टैक्स की स्लैब भी बहुत बार घटाई गई। उसके बाद भी दिल्ली का बजट 30,000 से लेकर 75,000 करोड़ ले गए, तो एक तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शाबाशी है। हेल्थ में, एजुकेशन में, भाई आप राजनीतिक रूप से कोई कितना ही मुकरता रहे, लेकिन जब अपने आस पड़ोस निकलता है ना, तो देखता है यार ये स्कूल बना है नया, इसमें अच्छा स्कूल है। आप राजनीतिक रूप से झूठ बोल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता।
जो चीज़ है कम से कम उतना तो स्वीकार कर लो। स्कूल बने आपके, अब 23 में देख लो आप, या और जितने भी दिल्ली में जहाँ भी जाओगे स्कूल, अगर 2-4 साल पहले देखे और आज देखोगे तो आपको अंतर लगा, क्योंकि एजुकेशन पे बजट खर्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। और ये विजन था अरविंद जी का और मनीष जी का, आतिशी जी ने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में। भाई 16,000 16,500 करोड़ बजट शिक्षा पे खर्च अभी 22-23 में, 9,500 से थोड़ा ज़्यादा हेल्थ पे खर्च, इतना ही ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च, और फिर 20 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, मार्केट्स को उनको पोर्टल पे लाना, और आज तक भी जैसे पोर्टल पे लाना, जो अपना रोड्स लाइट पे बच्चे कुछ कुछ बेचते रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए स्कूल, उनके लिए वही रहने की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो बहुत बढ़िया पहल है। तो आप कहने के देखते हैं जैसे कि जो दिल्ली में आप जिस कह रहे हैं कि शिक्षा पे एक सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट है, तो बिल्कुल बिल्कुल देश में होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए। नहीं तो देखो, जाके देखो बिहार, गुजरात, हरियाणा, आसपास ही जाके देख लो, यूपी में जाके देख लो, शिक्षा स्कूलों में जाके देख लो, आपको स्कूलों में, गाँव में जाके पूछो कैसा स्कूल है, कितने टीचर्स है, क्या शिक्षा का स्तर, सब पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का मॉडल आप मानते हैं कि जैसे पंजाब में जो जीत हुई है, 92 सीट आई है और दूसरी पार्टियों को सुपड़ा साफ कर दिया, वहाँ के लोगों ने दिल्ली मॉडल को पसंद किया है तो सुपड़ा साफ कर दिया। कुछ लोग जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं बुनियादी, तो ये भी कहते हैं कि अभी एक ही तो राज्य में भी जीत है, बात एक राज्य और बात अच्छे राज्य की नहीं है। एक मोहल्ले में एक बहुत छोटा सा आदमी रहता है, 18 साल का बच्चा रहता है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, और एक 60 साल के जीवन में किसी ने बढ़िया काम नहीं किया, तो छोटा बच्चा इसलिए कर दिया। ये भाई किसी के पास कम ताकत है, किसी के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत वाले को और बढ़िया काम करना चाहिए। अगर 2 स्टेट्स में काम हो रहा है तो भी क्या, जितनी जिसके पास सत्ता है उतने में ही तो काम करेगा, वो दूसरे स्टेट में जाके थोड़ा ना काम कर लेगा। और कहीं ना कहीं आपके हिसाब से हिमाचल में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, और गुजरात में होंगे, तो पार्टी को फायदा मिलेगा दोनों स्टेट में जो काम होंगे? ये देखो, पार्टी, राजनीतिक पार्टी का काम है कि अपने मॉडल को पेश करना वहां पर जहां वो चुनाव लड़ रही है। अब ये वहां के लोगों पे निर्भर करता है कि भी आम आदमी पार्टी के लोग वहां कितनी बात समझा पाते हैं और कितनी बात उनको समझ में आ जाती है। पंजाब को समझ में आई है तो उन्होंने 92 सीट्स दिया है। गुजरात में भी पिछली बार लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, हमारे 22 पता नहीं 26 पार्षद थे सूरत उसमें सिटी में करीब सीट। तो गुजरात में भी और हिमाचल में भी लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी के प्रति अच्छा है। बाकी हमारा काम है मेहनत करना, लोगों का काम है हमें आशीर्वाद देना, जनता जनार्दन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है और गुजरात में भी फिर चुनाव है, और पार्टी मेहनत पूरी कर रही है कि पार्टी की सरकार वहाँ बने। और आगे 2 साल के बाद हरियाणा में भी चुनाव है, तो हरियाणा से लोग भी पूछ रहे हैं बुनियादी। हरियाणा बिल्कुल बिल्कुल, देखो हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में है, साथ में है। दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, लोग रोज दिल्ली आते हैं, वहां तो बहुत ही क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है। रोज हजारों लोग हरियाणा में ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, हजारों लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्सुकता है कि जल्दी से हमें भी, हाँ यहाँ भी चुनाव हो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए और दिल्ली जैसा मॉडल हमें भी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, अपना शिक्षा मिले, बिजली पानी फ्री मिले और रोजगार की व्यवस्था हो, करप्शन फ्री स्टेट हो। बिल्कुल, आपने भी बात रखी पुनिया जी। तो जैसा आपको पता है कि लाइव प्रोग्राम है तो लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं, तो एक हरियाणा से ही नीरज छिकारा जी हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका सवाल है पुनिया जी कि इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर इन हरियाणा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली अगर हरियाणा कंपैरिजन करोगे अभी की स्थिति में तो हरियाणा में सस्ती है, तो वो कह रहे हैं अगर मैं 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली हरियाणा में जलाऊंगा तो मेरे को हरियाणा में 20%, मतलब दिल्ली में 20% ज्यादा पे करना पड़ेगा 400 यूनिट का। आप चीपर की बात कर रहे हैं चिकारा जी? वो कह रहे हैं कि हाँ, चिकारा जी यूनिट बता दीजिए मुझे, 200 यूनिट तक कितना है, 400 यूनिट तक कितना है? इन्होंने 400 यूनिट का नाम लेके, अगर 400 यूनिट में यूनिट का रेट बता, हाँ कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो अगर मैं दिल्ली में भी 400 यूनिट करूंगा और हरियाणा में भी, तो दिल्ली में 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मेरे को। ये वही कह रहा हूँ कि भी एग्जैक्ट रेट क्या है हरियाणा में। तो नीरज जी आप लिख के भेजें, निवेदन करना चाहूँगा एक बार आप अपना ये जो लिख के भेजें, हम बताते हैं तो उसके हिसाब से फिर पुनिया जी जवाब देंगे। तो आप एक बार आप बताइए कि एक्चुअल रेट क्या है, और आप जो 20% की जो बात कर रहे हैं। भाई दिल्ली में तो 200 यूनिट पे 0 पैसे हैं,
400 यूनिट पे 50% है। उसके बाद जो यूनिट का रेट, उसके बाद बिजली का बिल शुरू होता है। और दिल्ली के 91% लोग फ्री बिजली या 400 यूनिट बिजली में आ जाते हैं। क्या हरियाणा में ऐसा है? नीरज जी आप एक बार भाई एक किसी राज्य के 90% लोग सब्सिडी में या फ्री में आ जाते हैं, 70% लोग फ्री में आ जाते हैं। तो उससे ज्यादा और क्या होगा? हम नीरज जी की बात मान भी लेते हैं, क्या हरियाणा में 70% लोग फ्री बिजली वाले स्लैब में आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं, इसका जवाब आया है पुनिया जी, तो वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट यूनिट रेट की बात नहीं है। आई विल शेयर 2 बिल्स विद यू, एक तो हरियाणा का और दिल्ली का मैं बिल शेयर करूंगा, ठीक है जी। और उसमें दिल्ली और हरियाणा के रेट में बहुत फर्क है। और मैं ये कहता हूँ, मैं बाद में जैसे जो बिल है कर देना, फिर इस पे बात कर लेंगे। हाँ, जो आगे जैसे हम चर्चा करेंगे, अगली चर्चा में आप भेजिए, हम पूरे डाटा के साथ बात करेंगे आपसे। तो नीरज जी आप जो हमें बिल सेंड करेंगे, तो जो नेक्स्ट हम उस पे करेंगे, तो उसमें बाकायदा 5 मिनट उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी आपके कोई और सवाल तो पूछ सकते हैं। तो हरियाणा में भी लोग अब जब हमारे पास सवाल वैसे भी आ रहे हैं पुनिया जी, तो वो कह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा की तैयारी में भी है? 2 साल बाद चुनाव बिल्कुल है, हरियाणा की तैयारी में है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब सुशील गुप्ता वहाँ के प्रभारी हैं, सौरभ भारद्वाज वहाँ से इलेक्शन एजेंट बन के जा चुके हैं और रोज ही हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि मैं, बात हमारी तैयारी की नहीं है, बात हम ऐसा नहीं है कि हम ये है, लोग चाहते हैं कि भी दिल्ली जैसी सरकार हरियाणा में भी आए, तो लोग बुलाते हैं। भाई लोग बुलाते हैं तभी तो यहाँ के नेता लोग या कहीं के भी नेता लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, डिमांड होती है तभी तो जाते हैं। तो अभी एक सवाल जैसे नीरज सिंह मैं पूछता हूँ कि अभी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो आप उससे खुश हैं? इनका भी एक सवाल और आ गया है पुनिया जी, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का विजन क्या है? ये दिल्ली में दिल्ली का विजन तो पूरे संसार को पता है। तो दिल्ली का मॉडल जो, हाँ, दिल्ली मॉडल को वहीं लागू करेंगे। बाकी आप भी बताइए कि जैसे अगर आपको जो अभी जो सरकार है, अगर वो अच्छा कर रही है तो आप वो बताइए, या कुछ आपको कमियां दिख रही है आप वो बताइए। और आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी, आपको लगता है कौन सी हरियाणा में किस पार्टी की जीत होगी, तो आप वो बता सकते हैं उसमें? क्योंकि वहाँ इन लोग की भी, इनेलो भी है, और इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और अपना जेजेपी भी है, हम भी हैं। कांग्रेस भी वहाँ मजबूत है। पुनिया जी अगर मानेंगे तो हुड्डा जी जो 2 बार सीएम रह चुके हैं वहाँ पे, तो अभी तो कहते से जी जो कांग्रेस की बैठक हो रही थी, तो G23 में वो पहले शामिल थे, लेकिन अब उससे हट गए हैं वो, और कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हरियाणा में। आप 10 साल सीएम रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना, 10 साल सीएम रहे हैं। देखो कांग्रेस इतने समय से वहाँ राज किया है। ये कह रहे हैं, मैंने जो नीरज जी से सवाल पूछा था, तो पुनिया जी, नीरज जी भी अपना बेबाक अपना जो बात होती है सीधा अपना बात रखते हैं वो, और जो फैक्ट है। तो अब इनका ये कहना है, मैंने पूछा था कि आपसे कि आप, नीरज जी से मैंने पूछा था कि आप जो करंट सरकार है तो उससे खुश हैं या आप चेंजेस चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि हमें योगी जी जैसा सीएम चाहिए हरियाणा में, और हम खट्टर से खुश नहीं है, और अदर इज हुड्डा जी। तो अगर खट्टर से खुश मतलब आदमी चाहिए या आपको एजेंडा चाहिए? मेरे को ये समझ में नहीं आता, आपको विजन चाहिए या आदमी चाहिए? जहां बात आके, मतलब विद्वानों ने कहा, जहां बात आके आदमी पे अटक जाती है ना, वो अच्छा नहीं होता है। उसका विजन क्या है, वो क्या विजन कह रहा है, ये करूंगा, और वो कर रहा है। तो इसलिए इस नीरज जी के अपनी बात में ठीक है, आपको जो चाहिए, आपकी अच्छी बात है, तो आपको चाहिए तो आम आदमी पार्टी की राय क्यों ले रहे हैं? हमारा विजन क्या है, तो उनका विजन आप यूपी में देख रहे हो। तो पर ये कह रहे हैं कि आई थिंक हम हुड्डा जी को चूज करेंगे जो कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, उनका अधिकार है, उनका तो वो कह रहे हैं कि या तो हमें योगी जी चाहिए वहां पे, योगी जी जैसा कोई, नहीं तो फिर हुड्डा जी को हम वोट कर रहे हैं उसमें। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना वोट करने का, अपना समर्थन करने का, अपनी राय रखने का। भाई आपके प्रश्न पे जो हमारी राय थी वो हमने अपने बात रखी है बिल्कुल। तो बजट पे ही अभी और आते हुए पुनिया जी, तो बजट आपने बताया, तो अच्छा बजट आपके हिसाब से, अच्छा बजट बढ़िया रहा दिल्ली के लिए? बिल्कुल बड़ी अच्छा बजट है, जितना बेहतर कर सकते थे उतना बेहतर उन्होंने बजट दिया है। क्या कौन सा सेक्टर छोड़ा है? भाई लोकल बॉडीज को भी दे दिए 7,000 करोड़ रुपए। तो इसमें नीरज जी ने, मैं आपको बताना चाहूँगा पुनिया जी, तो सराहना करी, वो कह रहे हैं कि भाई थैंक यू,
और हम चाहते हैं कि आप भी अगर हमें अच्छी लीडरशिप दे सके हरियाणा में और विजन उनका अच्छा हो तो क्यों ना हम आपको भी चूज करेंगे। बिल्कुल। तो लोगों को ये चाहिए कि अच्छी फैसिलिटी और जो सुविधाएं होती हैं जो आम जनता के लिए वो सभी को चाहिए। देखो नीरज जी से मेरा कहना है, हम जो वादे करेंगे वो पूरा करेंगे। अगर सरकार बन गई तो वहाँ हवा हवाई कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ सरकार बनाओगे आप लोग, जो मैनिफेस्टो देंगे, मैनिफेस्टो हमारी टेबल पे रहता है हमारी सरकारों के, उसी पे काम करते हैं, इधर उधर नहीं उड़ते कि भी हम 24 में चुनाव है हरियाणा में, 24 में वही मैनिफेस्टो खोले और फिर 5 साल बाद फिर वही मैनिफेस्टो खोले। काम करेंगे उस पर। तो इसमें पुणे जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और मैनिफेस्टो भी है ना वहाँ के लोगों की और वहाँ की जरूरतों के हिसाब से वहाँ के लोगों से पूछ के बनता है स्टेट का। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बैठ के बनता है। तो कुछ लोगों से जो मेरी वहाँ बात हो रही थी तो मुझे वो ये कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा में जैसे जाट की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई जाट सीएम चाहते हैं जैसे, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अब कई लोग जो कहते हैं कि जैसे खट्टर जी वो पंजाबी हैं, तो कई लोग जो हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है तो वो कहीं ना कहीं लोगों की ये राय जरूर है कि जाट उनका सीएम होना चाहिए। कोई इससे भी आपके हिसाब से कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो ये है ना, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ये है। हमारा तो ये मानना है कि भी काम अच्छा होना चाहिए, और ये जो जाट हुए या जो भी आबादी जिस जाति की आबादी है सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सर, ठीक है ना। और ये कोई ऐसा स्थापित नहीं होता कि भी यही मुख्यमंत्री बनेगा या वैसा बनेगा या वैसा। खट्टर साहब भी बन ही गए ना, दूसरी टर्म है ना। फिर तो कहीं ना कहीं जब इम्पोर्टेंट ये है कि भी खट्टर साहब ने बनके कुछ काम किया कि नहीं किया। तो नहीं तो अगर पर उसमें तो आप ये कह रहे हैं कि हमें या तो हुड्डा जी चाहिए या आपकी लीडरशिप चाहिए, तो इन्होंने ये बताया है भाई। आप सब सवाल बहुत सारे आ रहे हैं पुण्या जी मेरे पास। तो एक चीज बस मैंने जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमारे सूत्रों से जो बात हुई वो कह रहे हैं कि खेमका जी का भी नाम है जो, और माना जाता है कि खेमका जी, हाँ ऐसी चर्चा है। खेमका जी देखो इस पे तो किसी को डाउट नहीं होगा कि वो एक ईमानदार अधिकारी है। 30 साल में उनकी लगभग 54-55 पोस्टिंग हो चुकी है। क्यों है ये सबको पता है। ये उस समय से चल रहा है जब वो गुड़गांव में अपना रॉबर्ट वाड्रा की सबसे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केवल कांग्रेस की नहीं है, भाजपा नेताओं के भी खूब सारे हैं, तभी ट्रांसफर होती हैं। तो वो बात नहीं है। ईमानदार है और ईमानदार लोग हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। ईमानदार लोगों का स्वागत है आम आदमी पार्टी में, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में। जो अच्छे लोग हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहर नहीं फैलाना चाहते, ठीक है, विकास की बात करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। नहीं तो एक ही बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है नीरज जी ने भी, और उसके बाद अमित बंसल जी आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। बंसल जी भी आ गए। तो नीरज जी ने एक ये कह रहे हैं बीजेपी ने खट्टर को बना दिया, ठीक है सर, बट उनको समझ है कि जाट को बनाओ, मतलब उनको ऐसा लगा कि भाई बाद में लोगों के जो डिमांड आई होगी उनको लगा होगा कि जाट को बनाओ, तो उन्होंने डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला है उनको डिप्टी सीएम बना दिया। जाट से मतलब नहीं है, उनकी मेजोरिटी कहाँ थी उनकी? वो 10 सीट का कहने के अंदर था, जब उनकी मेजोरिटी नहीं थी। हाँ, फिर तो करीब हरियाणा में जो स्थिति थी, तो जिस साइड भी ये जो डिप्टी सीएम थे चौटाला जी, जो इनकी पार्टी थी 10-12 सीट के पास थी, अगर ये कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस भी चाह रही थी हमारे साथ आए तो उनकी सरकार बनती। अगर ये बीजेपी में चाहते तो उनकी सरकार बनती। तो अंत में ये बीजेपी के साथ जुड़े और फिर वो डिप्टी सीएम। कांग्रेस की थोड़ी कम सीटें थी, शायद 1-2 सीटों का कुछ फर्क पड़ा था। बीजेपी के साथ कंफर्टेबली बन रहा था। तो आपका इस पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये था कि जो डिप्टी सीएम बनाए वो क्योंकि 10 सीट उनकी पार्टी वैसे सरकार बनी थी इसलिए डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। छिकारा जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि भाई लोगों की डिमांड थी कि डिप्टी सीएम कोई जाट होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, पर वो तो अभी खट्टर ऐसा नहीं है। उसका देखो ऐसा नहीं है, भाजपा के पास इतनी ताकत थी नहीं कि भी अपने बल पे वो सरकार बना ले। अब उसको कैसे हुआ क्या हुआ, दुष्यंत को बनाना तो कहीं भाजपा की मजबूरी थी, आप भी कहेंगे। तो सरकार कैसे बनाती, कहां से बनाती? क्योंकि मेजोरिटी तो थी नहीं भाजपा के पास। हुड्डा जी से भी इनकी काफी बातचीत हुई थी उस समय। ये डिप्टी सीएम जो चौटाला जी हैं तो बन नहीं रही थी, कंफर्टेबली नहीं बन रही थी। तो अगर ये कांग्रेस में जाते तो वहां पे भी ये आराम से बन जाते वहां पे भी, क्योंकि पार्टी कांग्रेस की सीटें कुछ कम थी इसलिए हाँ, इसलिए तो थोड़ा सा नैरो मार्जिन का फर्क आया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको चुनाव से पहले जो दुष्यंत चौटाला ने इन्होंने जो अपनी अलग पार्टी बनाई, जेजेपी बनाई थी, तो इन्होंने भाजपा का विरोध किया था। वो सारी सीटें ही जीते, भाजपा का विरोध करके तो जीते हैं। और वहां के जो अब जाट इतनी देर से कर रहे थे आप, वहां के जाटों ने दिया ही भाजपा के खिलाफ वोट था उनको। अब उन्होंने मिलकर सरकार बना ली। लोगों ने फिर बाद में कहा कि भाई आप फिर बीजेपी के साथ क्यों मिल गए, और जो हरियाणा के लोगों को सारी चीज ये सच्चाई पूरी तरह पता है सर उनको।
तो इन लो जो आप बता रहे हो, तो इन लो से ये अलग हो गई थी जो जेजेपी की थी। अब उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट वो सब जड़े और 10-12 जो सीट जीते थे, वो अंत में जब ये डिप्टी सीएम बने तो फिर वो भाजपा के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बन गए। तो लोगों को कहीं ना कहीं ठगा महसूस हुआ अपने आपको कि भाई ये क्या हो गया। डिप्टी सीएम वो बने तो समर्थन देके बना, पहले तो उनको सीएम बनाया ना खट्टर साहब को, तभी तो डिप्टी सीएम बने ना। और ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी परिपाटी नहीं है, लेकिन चल रही है। तो बक्सल जी काफी नाराज है, उनके सवाल भी काफी वो कर रहे हो, कह रहे कि मेरे सवाल के जवाब नहीं दे जा रहे। तो शिकार जी आप तो शिकार जी कह रहे हैं, पहले तो इनको बताया आपको कि आदर्श मिलाकर मेजोरिटी मिल गई थी बीजेपी को। हाँ। तो सब मिलके सारा हाँ फिर आप कह रहे डिप्टी सीएम हाँ वो बन गए थे, और डिप्टी सीएम इनको बना देगा दुष्यंत चौटाला जी को मजबूरी। और हाँ वो कह रहे कि अदर्स से तो सरकार तो अदर्स से बन जाती है, लेकिन स्टेबल होने के लिए हाँ जेजेपी से टाई अप करा। कांग्रेस की कुछ सीटें कम थी भाजपा से, इसलिए हाँ तो फिर वो टाई अप कर लिया था। और अच्छा तो एक बस फिर ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं चिकारा जी, और ये बात मैं आपको बताया था पुणे जी, तो ये अपने सवाल रखते रहते हैं, किसी कोई पार्टी होती है अच्छी बात, स्वस्थ चर्चा लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। शोर शराबा नहीं, हु हुल्लड़ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि आप जो आपकी आम आदमी पार्टी है, तो क्या अगर जेजेपी के साथ मौका मिला तो क्या सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी? मतलब कुछ ऐसा कंडीशन नहीं। मेरे लिए तो एक काल्पनिक सवाल है। ठीक है, काल्पनिक सवाल है। मतलब मन में कुछ भी प्रश्न उठ सकता है, किसी के भी, मेरे मन में भी उठ सकता है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारा तो ये सोचना है, आम आदमी पार्टी को जब हरियाणा में जाएगी और हरियाणा वाले तैयार हो जाएंगे तो ऐसे बहुमत से सरकार देगी, तो ये जेजेपी और कांग्रेस जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नजर नहीं आएंगे कहीं। अब जैसे आप कह रहे जैसे पंजाब में बाढ़ में सीटें 117 में से, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ने वाली जेजेपी के लिए। ठीक है जी, तो ये चिकार जी आपका सवाल का जवाब था। और अब मैं आपको बंसल जी के भी ये काफी सवाल आ गए इनके, तो मैं बंसल जी आपके सवालों के लिए धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं मुझे बजट पे फोकस करना है, आज बजट आया है, तो आप चलो आपने कश्मीर फैंस के बात करी, बजट पे पंजाब हरियाणा बता तो दिया, बजट पे इतना सारा। तो ये मेरे ख्याल थोड़ा सा लेट जुड़े थे हमारे साथ बंसल जी। तो बंसल जी कह रहे हैं हमें जो सवाल टाइम भी आधे घंटे का हमारे प्रोग्राम तो ये कह रहे हैं कि सर बजट में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहेगा क्या? एक तो पोल्यूशन की इनको चिंता है, एक इलेक्ट्रिसिटी बस की चिंता है, वो आप गाड़ी लेके आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो बस है वो आप लेके आएंगे, और ट्रांसपोर्ट का इंप्रूव करने के लिए क्या प्लान है पार्टी के पास? ठीक है सर, ये चीजें, ये इनके जो मुख्य सवाल है। मुख्य सवाल है, मैं सुन लो अभी। पहला पोल्यूशन की बात करी, पोल्यूशन पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, बीच बीच में ऐसा दौर आता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, वो मौसम पे है या जो भी है। पॉल्यूशन और पानी, आपको शायद दिल्ली में इतने एसटीपी वगैरह जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं जो जमुना में साफ पानी होके जाएगा, हम यूज करते हैं। डीटीसी का जहाँ कह रहे हो आपके सेक्टर, ये अपना 36, 37, 38, 37 सेक्टर है शायद, 37 सेक्टर में बरवाला वाली रोड जो अपना अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है, उस पे अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिपो बना है बस का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बसेस है वो आनी शुरू हो गई है दिल्ली में, चल भी गई है कुछ। और पिछले 10-15 साल में ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली के डीटीसी के बेड़े में 6000 से ज्यादा बसें हैं। ये जो विपक्ष कई बार चिल्लाता रहता है ना, ये और वो उनका डाटा से तो कुछ लेना देना है नहीं। 6000 से ज्यादा बस हो चुकी है डीटीसी के बेड़े में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपना मेट्रो है, डीटीसी बसेस है, डीटीसी बस में महिलाओं का फ्री है। और दिल्ली सरकार तो ये भी चाहती थी, जब रेट्स बढ़ाए गए थे मेट्रो के भी ना बढ़ाए जाए, केंद्र से इस बात पे विवाद हुआ, लेकिन नहीं बात बनी। ये थोड़ा महंगा है अपना मेट्रो किराए थोड़े कम होने चाहिए। तो 9,500 करोड़ का जो बजट तो प्रमोट करने के लिए ना, देखो हम जैसे सीएनजी की बात करते हैं, भाई सीएनजी वैकल्पिक ईंधन है, उससे पोल्यूशन नहीं होता, उसको प्रमोट करने के लिए सीएनजी के रेट घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए? 58 रुपए में चली गई। तो इन नीतियों का मतलब समझ में नहीं आता केंद्र सरकार, ये नहीं बढ़ने चाहिए। जिन चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं उन चीजों के रेट घटने चाहिए धीरे, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। तो बिल्कुल। तो नीरज जी, पहले तो एक बार आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई आपने जो बड़ा जो आपके फ्यूचर के बारे में, हरियाणा के बारे में आपने उसके लिए जो रखे, तो उसका धन्यवाद आपको कर रहे हैं। धन्यवाद नीरज जी। हाँ, और अब बंसल जी आ जाते हैं बीच में। बंसल जी कह रहे हैं कि
आम आदमी पार्टी का जो एजुकेटेड जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा जो बनाया गया बजट है उसको आप कितने नंबर देंगे? तो ये तो कहीं आप पहले आप बताइए नंबर आप कितने नंबर देंगे? आप दो हमारे आप तो अभी है ना, अभी सुनो बंसल साहब, अब तो नंबर है ना, अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, मोटे मोटे वो पढ़े हैं, एजेंडा पढ़ा है उसका पूरा, और पूरा पढ़ेंगे। और नंबर वंबर देने में हम ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कोई हम वो तो है नहीं, तो और नंबर वंबर आप दे रहे हो या नंबरों वंबरों के चक्कर में हमें तो सीधा पता है 2 और 2 4 होता है, 2 2 5 करना नहीं आया, ठीक है। हमें तो ये पता कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसके डाटा बता देते हैं, या ऐसे फील करने से नहीं देश तरक्की कर रहा है, ऐसे देश तरक्की नहीं करता, डाटा बताते हैं। तो नंबर वंबर नहीं, वो तो बजट आप देख लो कि 30,000 करोड़ से 75,000 करोड़ गया, आपके टैक्सेस नहीं बढ़ाया, आपको कुछ नहीं बढ़ाया, तो इसका मतलब ईमानदार सरकार है भाई। पैसा कहीं ना कहीं से तो बचा रही है ना सरकार, तभी तो बच रहा है, तभी तो बजट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। तो और एक जो डेटा था जो भारत की जो जीडीपी में, तो उसमें बिल्कुल भाजपा की भारत की जीडीपी जो थी पहले शेयर था 3.94, आज है दिल्ली का शेयर 4.21%। अच्छा, तो जीडीपी का दिल्ली का शेयर बढ़ा है ना, भारत की जो विकास में आप कह रहे जीडीपी में 3.94 से 4.21 हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है दिल्ली का, देखो जीडीपी बढ़ेगी तो नेचुरली रेशियो बढ़ेगा उसका। बिल्कुल। तो अब ये जो सवाल बंसल जी कह रहे हैं कि भाई आप कैसे कंपेयर करते हैं, जो आपके तो एजुकेटेड जो पॉलिटिशियन है आम आदमी पार्टी में और जो अनपढ़ जो बजट बनाते हैं, तो उसमें कंपेयर कैसे करोगे आप उसको? तो वो तो बंसल जी एक बात बताइए मेरे को, अगर जैसे आम आदमी पार्टी ये तो बजट का जैसे तारीफ तो बिल्कुल करेंगे, तो आप बताइए आपको बजट कैसा लगा? और जैसे आप नंबर कह रहे तो नंबर में ख्याल से आपको देने चाहिए, नंबर तो आप लोग देंगे, बंसल जी देंगे। हाँ। देखो ये एजुकेटेड की बात कर रहे हैं, बात एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की नहीं होती। अनएजुकेटेड आदमी क्या रहता है, सारा ऑफिसर्स के बल पे रह जाता है कि वो बताएगा। हमारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, उनको अपना विजन पता है, विजन होना चाहिए आदमी का, विजन बहुत जरूरी है। हम अपने नेताजी के बारे में एक बात जानते हैं, हम बड़े नजदीक से जानते हैं। आप आए कोई भी प्रपोजल नहीं कि आप मंत्री हैं या एमएलए हैं या कोई कि भी सर ये काम करना है, अरविंद जी सीधा पूछते हैं अच्छा कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, अच्छा कितने लोगों को लाभ होगा, इतने लोगों को लाभ कर दो। वो सीधा सा उनका वो है, वो ज्यादा मतलब राजनीतिक वो लफड़े नहीं उनके। वो दूसरी पार्टियां क्या पूछती है, इनका राजनीतिक लाभ क्या है, ये कहते हैं लोगों का लाभ क्या है। तो ये विजन का फर्क है, समझ का फर्क है, लोगों के प्रति लगाव का फर्क है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर देते हैं। तो इसमें पुणे जो अपने डेटा रखा था कि 30,000 करोड़ से 75,000 करोड़ हो गए, ठीक है सर। तो उसी पे ये नीरज जी ने सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि 9 साल में पैसे की वैल्यू भी गिरी है, तो इसलिए 30,000 करोड़ से अगर 75,000 करोड़ हुआ है तो मतलब इसलिए हुआ है, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बजट परसेंटेज कौन से सेक्टर में बढ़ाया है, आप वो भी उस पर भी प्रकाश डालें कि कौन से सेक्टर में बजट बढ़ाया है, किस किस चीज में। तो कह रहे कि जैसे समय भी तो हो गया जैसे इतने सालों में, तो कह रहे कि पैसे की वैल्यू गिरी है, तो वो इतना ज्यादा इधर से बिल्कुल नीरज जी की बात, इतनी डिवैल्यूएशन नहीं हुई रुपये की, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना अपने आप में बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि दिल्ली ने किसी भी क्षेत्र में कोई भी टैक्सेस नहीं बढ़ाए और इतनी फ्री स्कीम्स दे रही है, उसके बाद भी बजट बढ़ा है क्योंकि करप्शन रोकी है, चोरी रोकी है, टैक्सेस आ रहा है, लोग टैक्सेस दे रहे हैं, माफिया राज खत्म किया, इंस्पेक्टर राज खत्म किया, लोग इच्छा से टैक्स दे रहे हैं, इसलिए बढ़ा है। मतलब हमने लोगों को लूटा भी नहीं कि भी जैसे पेट्रोल कहां से कहां चला गया, सीएनजी कहां से कहां चली गई, रेलवे टिकट कहां से कहां चले गए, लूटा भी नहीं, उसके बाद भी टैक्स बढ़ा है, इसलिए ये अचीवमेंट है। और वो टैक्स ज्यादातर लोगों पे खर्च हो रहा है, उसी पे खर्च हो रहा है, जिसको तो फ्री भी बोलते हैं। अरे लोगों का ही पैसा तो है, लोगों को दे रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है, किसी के मतलब करप्शन में तो नहीं जा रहा। अभी जैसे पंजाब में ही हुआ है, कल भगवंत मान जी ने सीएम साहब ने क्या किया, हमें तो पता ही नहीं था, सच में हमें नहीं पता था भाई। एक एमएलए 2002 में एमएलए बन गया, एक पेंशन उसकी, 2007 में एमएलए बन गया, वो दूसरी पेंशन, 2012 में बन गया तीसरी पेंशन। ये पंजाब में थोड़ा ना होगा, ये यूपी में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, सब जगह एमपी हो या एमएलए, एमपी के साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ नहीं बोलते, इकट्ठे बैठते हैं विधानसभा में, संसद में, अपना कुछ बढ़ाना हो, अपनी लूट बचानी हो, 1 सेकंड का नहीं लगता, वॉइस वोट से कर देते हैं। तो भगवंत मान जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया भाई, एक ही पेंशन मिलेगी,
भाई यहाँ तो गरीब आदमी को 2,500 पेंशन मिलती है, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक ही पेंशन मिलती है जो रिटायर हो। तुम्हारी 5 पेंशन किस लिए? जनता का ही तो पैसा है वो। बिल्कुल। तो ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं तो पंजाब की जो भगवंत मान जी की जो सरकार है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग जो एमपी है, जैसे मान लो अगर 3-4 बार रह गए, 4 बार रह गए, तो 4 अलग अलग पेंशन आती है उसमें, और हर जगह आती है, हर एक स्टेट में अपना आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं भाई, एक ही बार एक ही जगह से पेंशन मिलेगी, ये नहीं कि आपको 4 जगह 5 जगह से अलग अलग पेंशन मिल रही है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, हर एक राज्य को थोड़ी ना जनता का पैसा है, और ये दामाद थोड़ी ना बनाए हैं ये एमपी एमएलए हमारे प्रतिनिधि। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई यहाँ ठीक है, ये सारे दिन घूमेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, उधर जाएंगे, इनका अपना भी खर्चा, तो एक फिक्स ही सैलरी बांध के, और बाकी जो भी लोगों के लिए बजट आया, सरकार का बजट है, वो लोगों पे खर्चो। ये तो ऐसे बन के राजा महाराजा जैसे 47 से पहले थे, क्या मतलब हुआ? तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो आप इनको बात ठीक लग रही है। तो एक तो ये कह रहे हैं जो नीरज जी कि दिल्ली का जो ट्रैफिक सिग्नल था उसमें फ्री होने की बात थी, तो उसका कुछ टारगेट आप लोगों के? ट्रैफिक सिग्नल्स, हाँ बहुत काम हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है, ये बन रहा है अपना गुड़गांव वाली, जो अपना गुड़गांव रोड पे NH10 पे अपना शिवजी की मूर्ति है, वहां से लेके सीधा ये आएगा आपका धूल सिरस चौक पे। उसके बाद यहाँ से जहाँ नई NIIT बन रही है GT करनाल रोड पे, वहां से ये होता हुआ कराला, इधर कराला और बरवाला होते हुए सीधा वहां जाएगा। ये सारा आधा एलिवेटेड है, बाकी सरफेस पे है। और आप भी दिल्ली में घूमते हैं, कितना सिग्नल फ्री हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। सिग्नल तो लगभग सिग्नल तो बहुत कम हो गए मेन रोड्स पे। इसमें एक इनका जो सवाल है अपने जी, तो ये कह रहे हैं जैसे गुड़गांव में शराब हर एक कॉर्नर पे मिलती थी, तो गुड़गांव हरियाणा में आता है और वो बीजेपी सरकार है वहां पे, तो कह रहे हैं कि क्या जो दिल्ली सरकार है तो वो भी वो मॉडल कॉपी कर रही है क्या? जैसे कि वहाँ हर एक उसमें शराब मिल रही है, तो क्या दिल्ली वो कॉपी करेगी क्या गुड़गांव का मॉडल, मतलब ये हरियाणा का मॉडल? दिल्ली किसी का कॉपी मॉडल नहीं करती, देश दिल्ली का कॉपी मॉडल कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की बात होने लगी, चाहे झारखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई स्टेट हो, फ्री बिजली की बात होने लगी कि नहीं? यूपी में योगी जी मैंने भी ये बात करी, वहां पर गोवा में बात करी, हिमाचल इसमें उत्तराखंड में बात करी। तो दिल्ली का मॉडल बाकी देश फॉलो कर रहा है। दिल्ली ने क्या एक लिकर पॉलिसी बनाई है। पहले क्या था, किसी एरिया में तो क्या था कि अभी 8 ठेके इकट्ठे हैं, 3 किलोमीटर थे ही नहीं वाइन शॉप। इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि सारे प्राइवेट कर दिए, बीच की करप्शन सब खत्म, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और एक पर्टिकुलर एरिया में सेग्रीगेशन करें। मान लो एक अपना वार्ड है, तो वार्ड में 3 ठेके से ज्यादा नहीं हो सकते, तो हर वार्ड में 3-2 और जो ये झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं 24 घंटे कि भी 800 ठेके खोल दिया, 1000 ठेके खोल दिए, शराब खोल दिए, घर खोल दी, स्कूल में खोल दी, मतलब इन वाहियात प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। भाजपा के पहले जितने ठेके थे ना दिल्ली में 1 साल पहले, उतने ठेके भी अभी नहीं खुले हैं। पहले 800 के करीब ठेके थे, अभी 500 के करीब खुले, अभी 300 और खुलने हैं। वो 300 खुलने हैं, उतने के भी पिछले वाले के बराबर हो जाए, उससे ज्यादा हाँ नहीं करे। और ये अच्छी पॉलिसी है भाई। एक ही जगह तो आपने ढेर लगा रखा है, और पहले कई जगह ऐसा भी हो गया था, स्कूल के पास आ गया, मंदिर के पास आ गया, ऐसी चीजें। उनको सुधार हमेशा ना सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये होता रहना चाहिए, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं भी हो। तो भाजपा के जो लोगों के मैं जो पोस्ट देख रहा था, जो हमसे जो बात, सर वो तो झूठ बोलते हैं। मैं बता कि वो दिल्ली को शराब, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हमारे मित्र है ना, ऐसी पोस्ट भेजते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई स्कूल नहीं बनाया। अरे उसके घर के पीछे स्कूल बना है, लेकिन सवेरे से शाम तक यही पोस्ट, पता नहीं कौन सा IT सेल चलाते हैं सारे शहर। मतलब झूठ तो मत बोलो, ठीक है, राजनीति है, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, कोई YS रेड्डी को पसंद करता है, कोई ममता जी को पसंद करते हैं, कोई योगी को पसंद, लेकिन झूठ तो मत बोलो। झूठ से क्या किसका भला होने वाला झूठ? तो इसमें ये कह रहे हैं जो शिकारा जी की जो पॉलिटिक्स में जो बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को थम्स अप, तो वो थम्स अप। थैंक यू चिकारा जी। आपने जो पंजाब की जैसे बात बताई कि जैसे अलग अलग MP का, तो वो एक है, एक एंटी करप्शन एक नंबर दिया गया है, तो उसमें तो उसको थम्स अप करें। और ये जो ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियन की जो पोल खोला बिहार है वो अच्छा है। जैसे आपने बताया कि भाई अलग अलग लोगों को जो पेंशन मिल रही थी, और कहीं ना कहीं इसको सवाल उठा नहीं रहा। पता सबको है कि भाई हर एक राज्य को जो 5 बार MP रह चुका तो 5 बार पेंशन ले रहा है, वो खुद भी मना नहीं कर रहा है या कोई और सरकार नहीं उठा रही। ये अगर आम आदमी पार्टी ने एक शुरुआत करी है,
तो कहीं ना कहीं और राज्य भी इसको अपनाएंगे, कहीं ना कहीं एक आदमी को लीड करना पड़ता है। लोग तो जागरूक होंगे, लोग तो सवाल पूछेंगे, लोगों को जरूर पता चलेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ सर 90% लोगों को पता ही नहीं होगा ऐसा होता है, जनता को पता ही नहीं कि लोगों को 5 बार MP है तो 5 जगह से पेंशन मिल रही है उसको। हाँ, लोगों को पता नहीं है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मीडिया तो आज ये काम कर नहीं रहा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हम तो सर निष्पक्ष सवाल ऐसे ही होना चाहिए। मीडिया का काम ही यही होता है, मीडिया का काम ना आप इस पक्ष में हो ना इस पक्ष में हो, बिल्कुल आपको तो रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग करो, आप सवाल पूछोगे, अब उसका अपनी पार्टी के अनुसार आप अपने अनुसार जवाब देंगे, आप कैसे भी सवाल पूछो, ऐसे तो बायस्ड होके कभी कोई चीज नहीं होती, और बायस्ड होने से कोई देश का भला नहीं होता, अपनी गरिमा खो बैठता आदमी। बिल्कुल, तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि आपका जो मॉडल है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट के लिए जनता का के जो फीडबैक लेना चाहिए, उसका मेथड पे कुछ आप बनाएंगे कि जनता से फीडबैक लो। बिल्कुल होना चाहिए ये। हाँ। हमने ना पहले एक बार हम दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम आई है हमारे साथ, एक्चुअली में आधा स्टेट है ना, LG साहब टांग अड़ा देते हैं, पहले जंग साहब थे या बैजल साहब हैं, हमने मोहल्ला सभाएं का प्रपोजल लेके आए थे हम, मोहल्ला सभा बनाई थी, मतलब कहने का मतलब एक 10,000 लोगों पे एक मोहल्ला, और मोहल्ला मीटिंग होनी थी कि भाई इस एरिया के लिए 10 लाख रुपए आए हैं, तो मोहल्ले की मीटिंग कर लो भाई, आपके ये काम होने वाले हैं, आप क्या करवाना चाहते हो, इनमें सबसे पहले वो कर देंगे। वो पास नहीं होने दिया उन्होंने। हाँ, शुरू में जब ये था कि मोहल्ले से जो आ रहे हैं, लोगों की फीडबैक तो बहुत सारे माध्यम है, फीडबैक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फीडबैक देखो, जनता जितना अच्छा फीडबैक देती है ना, कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, एक्सपर्ट को तो पॉलिसी बनानी होती है। एक्सपर्ट क्या देखता है, उसका डाटा देखता है कि ये राय है, ये राय, हमारा समाज कैसा है, ये एरिया कैसा है, इसमें ये डाटा, उस हिसाब से नीतियों का क्रियान्वयन करता है। लेकिन डिमांड्स और फीडबैक तो जनता से आता है। तो समय की थोड़ी कमी है पुनिया जी, तो अंतिम जो सवाल मैं लेना चाहूंगा, तो आगे भी फिर बीच बीच में हम अपडेट आपको देते रहेंगे और पुनिया जी अपनी बात रखते रहेंगे। तो अभी जो अंतिम सवाल मैं आपको लेना चाहूंगा, नीरज जी ने जो पूछा है सर इसमें, कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी क्या आपने देखी है, क्या आप देखोगे, क्या लगता है आपको 1990 में कश्मीर पंडित के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था? बिल्कुल गलत होता। किसी कश्मीरी पंडित के साथ भी देखो, हमारे पड़ोस में ना कश्मीरीज रहते हैं, कश्मीरी पंडित। मेरे लगभग 15 मित्र ऐसे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं और घनिष्ठ भी हैं। तो वो जैसा बताते हैं भाई, उनका तो अभी भी आना जाना है, उठते बैठते हैं उसमें, और इस फिल्म के उसमें विरोधाभास है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो मुस्लिम लोग भी काफी मरे हैं, ये टेररिज्म एक मतलब एक षड्यंत्र था, टेररिस्ट ने एकदम ऐसा माहौल बनाया और ऐसा ऐसा हुआ। और फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म देखने में कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म देख के मतलब कि जहर ना फैलाओ भाई। फिल्म ये है कि भी एक हादसा हुआ, कि भी ऐसा हुआ था, हम उस हादसे को बेचेंगे थोड़ी ना, हम यही तो कोशिश करेंगे भी माहौल ठीक हो, हमारे लोग वहां कैसे जा पाए, हमारी सरकारें हमारे लिए क्या कर सकती हैं। हम तो कई बार कहते हैं अपने दोस्तों, यार चलो फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म देखने में क्या बुराई है, कोई देखनी चाहिए, द शुद्र राइजिंग भी देखनी चाहिए, और केंद्र सरकार से गुहार लगानी चाहिए वो परजानिया को भी रिलीज होने दे। फिल्में देखनी चाहिए, सब समय स्थितियों पे फिल्में बनती रहती है। आप पार्टी मत बनो ना भाई, डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, निर्माता ने फिल्म बनाई, स्टार कास्ट, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसमें पार्टी क्यों बन रही है, किसने बननी है? तुम्हारा राजनीतिक लाभ है, तुम उसको प्रमोट कर रहे हो तो राजनीतिक लाभ है, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तो मुद्दा कहाँ रहा फिर? मुद्दा तो गौण हो गया ना, आपकी राजनीति अपर हो गई, मुद्दा गौण हो गया, तो ये चीज अच्छी नहीं। तो उसमें हमारे जो सूत्रों से बात हुई थी पुनिया जी, तो कई लोग जो है जो बीजेपी के जो नेताओं के लोगों के संपर्क में, तो कहीं ना कहीं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने ये कहा कि भाई पिक्चर यूट्यूब पे आप डाल दो, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो उनके अगेंस्ट है एक तरह से, तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखो अगेंस्ट क्या मतलब हुआ, इसमें अगेंस्ट वाली कौन सी बात है? यूट्यूब पे डालने से अगेंस्ट हो जाएगी, यूट्यूब से तो बहुत आसानी से घर घर पहुंच जाएगी फिल्म, और ये तो पहले ही डालनी चाहिए थी। अगर हम दिखाना चाहते हैं कश्मीरी लोगों के दुख दर्द, तो हमें बहुत पहले डालने देनी चाहिए थी, कि क्यों 100 करोड़ 200 करोड़ की कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब आपका काम कमाई करना है, एक उसका कमाई करना है, आपका राजनीति करना है, लोगों का दुख दर्द दिखाना आम लोगों को है ही नहीं आपके एजेंडे में। आप जब आपकी पार्टी ने जब लोगों को जब सवाल उठाया इसमें भाई कि कश्मीर पंडितों को भी मिलना चाहिए, जो अगर 200 करोड़ की कमाई उसको कुछ पैसा मिलना चाहिए,
तो क्या हो जाएगा? हाँ। सरकारों के पास बजट की हजारों लाखों करोड़ नहीं, का तो मैं ये बजट कह रहा है। कि जो नहीं, बीजेपी के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं सर कि वो जैसे कहीं ना कहीं वो ये जो मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसे आप लोग अगेंस्ट है इसलिए आप ऐसे बातें कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। मैं ये कह रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री इनका चाचा लगता है क्या? 200 करोड़ की कमाई की है ना इस फिल्म में, 10 करोड़ में फिल्म बनी है, 10 करोड़ उसको दे दो, बाकी जो बचे कमाई के कश्मीरी विस्थापित हो गए पूल में डाल दो, कश्मीरी विस्थापित हो गए जिनके साथ बुरा हो, क्या दिक्कत है बताओ? भाई 10 करोड़ की फिल्म बनाई, 10 करोड़ उसकी कमाई की दे दो, बाकी डाल दो। अरे आज उसमें राज्यसभा में हमारे सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया कि इतने ही तैशी हो तो हर सांसद निधि से ना 5-5 करोड़ दे दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हर एक सांसद बहुत पैसा। बात यहाँ पैसे की है ही नहीं कि पैसे की उम्मीद, सरकारों की नीयत नहीं है। पैसा की कम है क्या? सेंट्रल विस्टा इतने करोड़ का, एक हाईवे बनाते हैं ना हजारों करोड़ का बनता है। हाँ, तो 5-5 करोड़ तो दे सकते हैं सभी, फिर सांसद अपना मिलकर। मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है? देना चाहे तो कितने इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन करेगा पैसे की कमी थोड़ी ना है भाई। सरकार हमारी केंद्र सरकार आलीशान सरकार है, पता नहीं आप देखते हो किस किस चीज पे कितने कितने पैसे खर्च होते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर करना चाहें, जब यार एक छोटा सा प्रदेश, अरविंद केजरीवाल कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। ये करके भी दिखाया नियत साहब ने। तुम्हारा काम ही राजनीति करना है, तुम्हारा काम ही है कि लोगों के जख्म और लाशों को बेच के मतलब तुम राजनीति करते रहो, तो अच्छी बात तो है नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ी मतलब घटियापन नहीं है कोई भी। तो समय बहुत अच्छा आपने बेबाकी से जवाब दिया पुनिया जी, पर समय थोड़ा सा कम है और आगे भी फिर हम चर्चा करते रहेंगे। तो अंत में कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो फिर हम समाप्त। मैसेज हमारा यही रहता है हमेशा संदीप जी, प्रेम प्यार से रहे। समाज में हादसे होते हैं, 84 के दंगे भी हुए, अब उसको दंगा कह लो या सरकार प्रायोजित कह लो, गुजरात में भी वही काम हुआ, कश्मीर में भी हुआ, मुजफ्फरनगर में भी हुआ, भागलपुर में भी हुआ, और सैकड़ों हैं छोटे छोटे। समाज में ना विषमता मत डालो, भारत विविधताओं से बना हुआ एक देश है। जितना हम लोग सब प्यार से रहेंगे उतना देश तरक्की करेगा, उतना विश्व में हमारा नाम रोशन होगा। बस हम सब प्रेम से रहें और सच की बात करें। अपने नेताओं से आंख बंद करके उनकी राग ना उन्हें भजन ना गाएं, उनसे सवाल करो कि भाई हमारे को आपने ये कहा था ये करेंगे, ये क्यों नहीं किया आपने? आप दोबारा वोट मांगने आगे, ये क्यों नहीं किया? भाई हम देश का नागरिक समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। देश भारत का कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी ना है, यहाँ के लोगों से बना है। यहाँ के लोग समृद्ध तो देश समृद्ध, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने जो बेबाकी से सवालों का जवाब दिया पुनिया जी। और ये थे भूपेंद्र पुनिया जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो इन्होंने दिल्ली के जो बजट के बारे में बात करी, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के 2 साल का जो चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी मेहनत कर रही है वहाँ पे, तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी। पंजाब के बारे में भी, कश्मीर फाइल्स के बारे में चर्चा करी। तो जो वर्तमान जो राजनीतिक मुद्दे हैं तो वो उस पर हमारी जो चर्चा हुई। और बाकी आपने जो काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल आए, आप सबका धन्यवाद। आगे भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप इसी जो पोस्ट हमारी इसी में लिख देना, आगे अगले जो फिर से चर्चा करेंगे पुनिया जी तो उन सवाल को हम लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। बाकी आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो भारत टीवी है जो निष्पक्ष सवाल होता रहेगा, जो भी आपके सवाल है आप पूछिए। और सब हमारा यही एक है कि मीडिया को सब निष्पक्ष होना चाहिए और किसी के पक्ष में क्या कहते हैं अपनी जो राय नहीं रखनी चाहिए। जो सवाल है, जो जनता के सवाल है और जो देश के हित में सवाल है वो आगे रखने चाहिए। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र पुनिया जी हमारे साथ थे। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद साथियों। और हमारी पूरी भारतीय की टीम की तरफ से मैं सदी भारतीय आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।